हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। आज हम लोग अपने इस बुक का अगला चैप्टर करेंगे, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तबीयत थोड़ी ठीक ना होने के कारण भी जो है क्लास में देरी हुई, और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम को देखते हुए हो सकता है कि पूरी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, लेकिन तबीयत जैसी गवाही देगी उस हिसाब से आगे काम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी न करते अपनी क्लास को। भारत के सामने देखिए, लोकतंत्र स्थापित करने के समय क्या क्या चुनौतियां थी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। तो भारत के सामने शुरुआत से राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, जो हमने राष्ट्र निर्माण के चुनौती वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, इन चुनौतियों के कई कारण थे। कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है। इन देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। ठीक है, कहीं पर लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता का थोड़ा बहुत के हाथों में था, किसी एक नेता के हाथों में था। ठीक, कहीं एक दल का शासन कायम हुआ, कहीं की सेना ने सत्ता में बागडोर संभाली। अगर ये बात की जाए तो ये बाद में आप पाकिस्तान के इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, इसमें चीन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे नेताओं ने लोकतंत्र को चुनने का फैसला किया। हमारे मतलब संविधान सभा के नेताओं ने, उस वक्त के बड़े नेता जो थे। भारतीय संविधान की बात की जाए तो आपको पता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जब ये तैयार हो गया था उसी दिन इसको अपना लिया गया, यानी अंगीकृत कर लिया गया। लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 2 महीने बाद। ठीक, लेकिन इसका अंतिम बैठक अगर पूछेगा कब हुआ था, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, अंतिम बैठक। क्लियर है? अंतिम बैठक संविधान सभा की। क्लियर? ठीक, और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसको बनने में कितने समय लगा था संविधान को बनने में? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल, 2 वर्ष, 11 महीने, ठीक है, और 18 दिन लगे थे। क्लियर है? संविधान सभा ने ही इसको संविधान सभा ने इस संविधान को लिखा, बनाया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ लिखने से याद आ गया कि पूछा जाता है संविधान किसने लिखा। ठीक है, तो जनरली इन शॉर्ट टर्म में हम जवाब दे देते हैं कि अंबेडकर जी ने लिखा है। ठीक है, जो कि कहीं कुछ हद तक गलत है। अंबेडकर जी नहीं, 289 सदस्य थे। ठीक है, अंबेडकर जी जिस समिति के अध्यक्ष थे, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। ठीक है, जिसमें प्रारूप समिति में ऑलरेडी 6 और अन्य सदस्य थे। ठीक ना, 6 और अन्य सदस्य थे। तो ये इसको राजनीतिक रूप देकर वो किया जाता है कि किसने जो है लिखा है। एक मात्र इन्होंने नहीं लिखा है, इनके साथ 289 सदस्य ऑलरेडी और थे, और कई समितियां थी। ठीक है, उस समय जब हम उसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए बात की जाए चुनाव आयोग के बारे में, तो चुनाव आयोग का गठन 1950 को हुआ था। ठीक है, ये 25 जनवरी को हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को ही सुकुमार सेन पहले जो है चुनाव आयुक्त बने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मतदाता दिवस। चलिए बढ़ते अपने अगले पेज पर, देखते हैं क्या क्या चुनाव के समय क्या क्या समस्याएं थी जब पहला चुनाव होने जा रहा था उस वक्त। तो देखिए, चुनाव क्षेत्र के सीमांकन को लेकर समस्याएं थी। सीमांकन के मतलब कि जैसे वर्तमान में अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं से तो बांटा गया होगा ना कि ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा। तो उस वक्त भारत हाल ही में आजाद हुआ था, तो उसको सीमांकन करने के लेकर बड़ी समस्या थी। मतदाता सूची बनाने को लेकर समस्या थी। ठीक है, मतदाता सूची का पुनरावलोकन, दोबारा उसको चेक करना, वो भी एक समस्या थी। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, वो एक समस्या थी। देश का विशाल आकार, बहुत बड़ा देश है, आपको पता है। ठीक है, दुनिया में 7वें नंबर पे भारत आता है अपने आकार के मामले में। तो इतना बड़ा और इतनी जनसंख्या जो है उसको वो करना है, जो थोड़ा काफी मुश्किल था, टफ था। 3200 विधायक और 489, ठीक है, सांसदों का चुनाव कराना था। अपने आप में ही बड़ा था। निरक्षर मतदाता, यानी मतदाता उस वक्त ज्यादा सब पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझाना, उनको बताना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतियां थी। बात की जाए प्रथम चुनाव और द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव के बारे में, तो प्रथम आम चुनाव याद रखिए कब से कब हुआ, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस डेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग मत पेटी यानी खाली मत दिया जाए। अब देखिए क्या है, द्वितीय में भी सेम चीज अपनाया गया, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खाली मत पेटी तथा खाली मत पत्र। देखिए ए बी सी, ठीक है, मान लीजिए 3 लोग खड़े हुए। ठीक है, तो इन तीनों के लिए एक डिब्बा दे दिया गया। ए का इस पे मान लीजिए इस डिब्बे पर लिख दिया गया ए,
एक डिब्बा दे दिया गया, ठीक है, जिस पर लिख दिया गया बी। एक डिब्बा दे दिया गया जिस पर लिख दिया गया सी, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग मत पेटी दे दी गई, ठीक, यहाँ मान लीजिए खुला है, ठीक ना। और हर आदमी को एक एक क्या दे दिया गया, खाली मत पत्र दे दिया गया, इतना बड़ा वो था। उसमें जो भी वो रहेगा, क्या कहते हैं, उनका नाम हम लिख कर आप भर कर, या जिसको भी देना है उसका भर कर, आप मान लीजिए सी को देना था सी को दे दीजिए, सी को उसमें डाल दीजिए, या बी को देना है तो बी के में डाल दीजिए, ऐसे होता था। पहले में भी और दूसरे में भी सेम प्रोसीजर अपनाया गया, ठीक। लेकिन जब बारी आई तीसरे की, तो इसमें क्या हुआ, मत पत्र पर प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया गया। अब क्या हुआ कि एक इतना बड़ा जो है मत पत्र बना दिया गया, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पर नाम लिख दिया गया ए, ओके, यहाँ पर दे दिया गया बी, ठीक, यहाँ पे दे दिया गया सी, ठीक। ए का मान लीजिए दे दिया गया कोई, इसका चुनाव चिन्ह मान लीजिए घड़ी बना दिया गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, मान लीजिए इसका जो है इसका झाड़ू बना दीजिए, ठीक है, इसका जो है क्या नाम है कि भूसा बना दीजिए, है ना। तो कहने का मतलब जो भी इसका एग्जाम्पल रखिए आप, है ना, तो मतलब ये है कि ऐसा बना कर दे दिया गया, और फिर आप जो है इस पर मुहर मार कर, इसको जिताना है चाहे इसको जिताना, उस पर मुहर मारिए और आप इसको वोट दे सकते हैं। तो ये तरीका रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड चुनाव में। बारी आती है बदलने का तरीका, तो बदलने का हमने तरीका बताया कि पहले और द्वितीय आम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को अलग मत पेटी, हमने बता दिया। खाली मत पत्र का प्रयोग, ये भी हमने आपको पिछले इसमें बताया। तीसरे आम चुनाव मत पत्र पर प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होता था, ये भी हमने बता दिया है। 1998 में ईवीएम का, ये ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ईवीएम का कब प्रयोग हुआ था। तो अगर उसमें संसद या देश के लिए नहीं पूछेगा तो आप यही मानेंगे 1998 में 16 विधानसभा में। लेकिन पूछा जाए पूरे देश में तो 2004 का जो चुनाव हुआ था उसमें पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और अब 2019 से वीवीपैट जो है लागू हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, वीवीपैट हम आपको बता दें, तो आप मान लीजिए वही है, अब तो मशीन है, ये ईवीएम है, आपको भी पता है ईवीएम, जो लोग बच्चे नहीं गए हैं देखने उनको हम बताते चले एक बार फिर से, ठीक है। यहाँ चुनाव चिन्ह, इस पार्ट में चुनाव चिन्ह आ गया, इधर आ गया ए बी सी, ठीक है। यहाँ बटन रहता है इसके आगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं पे जस्ट बटन है, यहाँ पे जो बटन दबाएंगे और यहीं पर वो वीवीपैट मशीन इससे कनेक्ट रहेगा। मान लीजिए आपने बी को दबाया तो यहाँ से उसको ऑर्डर मिलेगा और यहाँ से आपको प्रिंट होकर निकल जाएगा, उस पेज पर लिखा होगा कि बी, ताकि आप क्लियर हो जाए कि आपने जिसको वोट दबाया उसी को मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है 1952 के चुनाव के परिणाम क्या रहे। तो देखिए 489 में से 364 जो सीटें थी वो कौन जीती, कांग्रेस, इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर यह बार बार पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में मैंने भी देखा है अपने एग्जाम के दौरान कि पूछा गया कि दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी रही, तो कम्युनिस्ट पार्टी रही थी, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसने 16 सीटें जीती थी, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री बने, आपको पता ही है, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, आलोचकों का मुंह बंद हो गया कि भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो यह है, हमने सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है, ठीक। कांग्रेस के जो शुरू के 3 चुनाव थे, आम चुनाव, 3 आम चुनाव लोकसभा के, उसमें कांग्रेस के प्रभुत्व का क्या कारण था। तो पहला ये कि कांग्रेस को विरासत में जो स्वाधीनता संग्राम की विरासत थी वो हासिल थी, ठीक है। कांग्रेस का संगठन पूरे देश में था, कांग्रेस को लोग सब जान रहे थे। बेशक उस वक्त इतना बड़ा मीडिया नहीं था, लेकिन कांग्रेस के बारे में हर कोई जान रहा था कि कांग्रेस कांग्रेस। और कांग्रेस के जो कुछ प्रमुख नेता थे जो पहले रहे थे, उनका नाम इस्तेमाल करके भी ये लोग फायदे में थे। जवाहरलाल नेहरू एक प्रमुख लोकप्रिय नेता भी थे, ये बात सही है। उस सर्वाधिक वोट पाने वाले को जो ये जो प्रणाली है एफटीएफ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ठीक है, इसमें ही देखिए इसको पहले आओ पहले पाओ की नीति होती है। मान लीजिए 50 सीट है, जिसने 25 इसका हादा हुआ उसे एक, जिसने 26 को टच किया, जिसने 26 जीत पाया वो जीत गया। इसकी वजह से भी कांग्रेस को लोकप्रिय, मतलब शुरू के 3 चुनाव में जीतने का फायदा मिला। उसके बाद से केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है। देखिए 1957 में कांग्रेस पार्टी केरल में हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। और यहाँ कौन जीता, कम्युनिस्ट जीती। पहली बार ऐसा हुआ था, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत की दृष्टि से और सीपीआई की दृष्टि से। क्लियर। देखिए कांग्रेस प्रभुत्व की प्रकृति की बात की जाए अगर, तो अन्य देशों में एक का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर पार्टी हुआ। कुछ देश जैसे चीन, क्यूबा में एक ही पार्टी की शासन की अनुमति दी गई। अन्य देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस में एक पार्टी का प्रभुत्व सैन्य उपायों द्वारा कायम हुआ है, ठीक। भारत में एक दल का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ, अनेक पार्टियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव जीतती रही, ठीक है। इस वजह से भी इसका जो है प्रभुत्व बना रहा, ठीक। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में देखेगा बात की तो इसका जन्म आपको पता है एओ ह्यूम के द्वारा,
ठीक है, वो ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। कांग्रेस ने भी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए, उसका सामाजिक आधार बढ़ाया। हमने क्या बताया अभी कुछ देर पहले कि उसकी जीत का क्या कारण रहा है। प्रमुख जो पहले के कांग्रेस के नेता थे, चाहे महात्मा गांधी रहे हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, उस वक्त के जितने भी बड़े नेता थे उनको अधिकतर लोग जानते थे, देश का हर नागरिक जानता था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन चलाए थे उससे सभी लोग वाकिफ थे। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ नहीं मिलाया, लेकिन कांग्रेस के भीतर बने रहे। आजादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाजत थी, आजादी से पहले। ठीक है, और आजादी के बाद क्या हुआ अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, अभी आगे उसका भी जिक्र होगा। तालमेल और सहनशीलता तो इनकी बनी रही, ठीक है ना। देखिए कैसे बनी रही। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव बने, कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव बने उसे एक असाधारण ताकत दी। ठीक है, जो उसका जो स्वभाव था उसके से बहुत ऑब्वियस बात, उसको उसके गठबंधन में जो था वो उससे फायदा ले रहा था और कांग्रेस को फायदा हो रहा था। जो भी आया कांग्रेस ने उसे शामिल कर लिया। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में जगह मिल जाती थी, यानी उसको अपना लेते थे। ठीक, अगर कोई गुट पार्टी के रुख से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में बना रहता था। कांग्रेस के विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। अक्सर गुटों में बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना काम करती थी। ठीक है, इस वजह से जो है कांग्रेस के जो गुट थे, उसमें जिनका अलायंस था, गठबंधन था, वो बहुत ज्यादा कार्य कर रही थी। कांग्रेस प्रणाली क्या है ये देख लीजिए। कांग्रेस प्रणाली इंपॉर्टेंट है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में, यानी जब भारत आजाद हुआ और जब चुनाव हुआ उसके शुरू के 10 साल में, कह लीजिए 62 तक, 1962 तक में, कांग्रेस शासक दल की भूमिका में निभाई, विपक्ष की भी इसने निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति के कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। उसमें वर्चस्व था, कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। ठीक ना। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें अगर, तो देखिए वैसे तो इसका गठन कांग्रेस के अंदर ही, जैसे हमने भी पीछे इसमें सहनशीलता वाले में और इससे पहले पढ़ा जो गुटों के साथ जो कांग्रेस कैसे उसके साथ व्यवहार कर रही थी, उसमें भी हमने पढ़ा कि 1947 तक हमने आपको बताया कि आजादी तक सभी लोग मिलकर रहते थे। 1934 में उसी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी। ठीक, लोग इसके भी सदस्य थे, कुछ लोग रहे ही होंगे और कुछ लोग कांग्रेस के भी सदस्य रहे होंगे। ठीक, ये इसका गठन एक युवा नेताओं ने किया था। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन किया, देश के नहीं, उन्होंने अपने संविधान में, इनका जो कांग्रेस का, कि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता नहीं धारण कर सकेंगे। समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आप कांग्रेस के अगर आप मेंबर हैं तो अब आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो है मेंबर नहीं रहेंगे, या अगर इसके मेंबर हैं, इसमें रहना चाहते हो तो आप कांग्रेस के मेंबर नहीं रहेंगे। क्लियर है। यही इसने कर दिया 1948 में, जिसकी वजह से 1948 में ये अलग पार्टी बन गई। इस पार्टी का क्या नाम रखा गया? सोशलिस्ट पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अन्य नेता कौन कौन से इसमें? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया इसके बहुत अग्रणी नेताओं में से एक रहे हैं। ठीक, विचारधारा की बात की जाए तो समाजवाद में विश्वास। समाजवाद का मतलब यही होता है कि समाज के हर एक वंचित वर्ग को ऊपर उठाया जाए और उसके लिए सरकार जो कार्य करे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है विचारधारा इनकी? वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों की पक्ष ले रही है या पक्ष उसका धारण कर रही है। ये समाजवाद की ही विचारधारा है, तो कुल मिला जुला कर समाजवाद का ही पक्षधर था। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देखिए, इसका गठन हुआ था 1920 के दशक के आसपास में। ठीक है, 1935 में समाजवादियों ने कांग्रेस में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादियों ने 1947 के दिसंबर में अलग हुए। तो इसका गठन कब हुआ? गठन की अगर बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ? 1947 में। कब हुआ? 1947 में। ओके। और 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया पहले आम चुनाव में। और यही वो पार्टी थी जो पहले आम चुनाव में 16 सीट जीतकर दूसरे मतलब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। ये ध्यान रखिएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1947 में। ठीक, इसके प्रमुख नेता की बात की जाए अगर तो ए के गोपालन, EM नंबूरीपाद, और इसकी विचारधारा साम्यवाद पर आधारित। इसमें विभाजन हो गया 1964 में। 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, उसी को लेकर इसमें विभाजन हो गया। इंडिया वर्सेस चाइना हुआ था, आपको भी पता है। जो लोग चाइना के सपोर्ट में थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर उसका नाम रख लिया CPIM, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और जो लोग इंडिया के सपोर्ट में थे उनकी पार्टी रह गई CPI। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारतीय जनसंघ की। ठीक है, तो देखिए भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। ठीक, और इसको गठन में वो करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे इसके गठन में, तथा संस्थापक कह ले या अध्यक्ष कह ले, प्रथम थे ये थे। 1952 के चुनाव में इसने 3 सीटें जीती और 57 के चुनाव में 4 सीटें जीती थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें अन्य नेताओं में दीनदयाल उपाध्याय,
बलराज मोधोक और अन्य नेता भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इनकी मृत्यु हो गई थी संदिग्ध इसमें। और दीनदयाल उपाध्याय की भी सेम हालत मुगल सराय स्टेशन पर हुआ था, जिस मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जब इनकी मौत हुई, ये भी संदिग्ध उसमें इनकी लाश मिली थी मुगल सराय स्टेशन के पटरियों पर। उनको हाल ही में 4-5 दिन ही हुए थे उनको उस वक्त भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने हुए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते, और यही जनसंघ आगे आगे चलकर वर्तमान की जो आज बीजेपी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं धारणाओं को लेकर चलती रहती है। जनसंघ और बाद में जो पार्टियां बनी उनको, ये लोग आप आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं विचारधारा की, इस पार्टी की विचारधारा क्या थी, तो इसकी विचारधारा थी एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, देख लीजिए अभी आप उठाकर। फिर अखंड भारत बनाना, हिंदी को राजभाषा बनाना, अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध। ठीक है, ये अल्पसंख्यक का मतलब आप समझ रहे होंगे किसकी बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर। स्वतंत्र पार्टी, इसका गठन देखिए 1959 में हुआ था। इसके संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसके अन्य नेता में के एम मुंशी थे, एन जी रंगा इत्यादि थे। इसकी विचारधारा क्या थी कि अर्थव्यवस्था में सरकार कम हस्तक्षेप करे। ठीक है, एक शीशा, एक तरह से अगर पॉलिटिकल साइंस की आप अगर स्टूडेंट है तो मैं आप पॉलिटिकल साइंस के शब्द में बताऊं तो लेसेस फेयर। ठीक है, जो कि आपके एडम स्मिथ वगैरह ने दिया था इसको, लेसेस फेयर। ठीक है, जिसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में ही जो कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्रीकृत नियोजन का विरोध किया था इन्होंने, सेंट्रलाइज जो आप योजना बना रहे हैं उनका ये पार्टी विरोध कर रही थी। निजी क्षेत्र को खुली छूट देना, प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में थे। अमेरिका से संबंध बनाने पर ये लोग जोर दे रहे थे। देखिए इसी के साथ आपके चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन कुछ प्रमुख नेता और प्रमुख उनके बात कर लीजिए उनके पदों पर। तो ये ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, तो पहले शिक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये ध्यान रखिएगा, और अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। भीमराव अम्बेडकर का हमने आपको बताया ही था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष और प्रथम कानून मंत्री। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक। ठीक है, जनसंघ के संस्थापक सदस्य। और श्री राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। इनको बाद में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।